तो सर्विसेज वाला जो हम जीएसटी अप्लाई करेंगे वो हमारा जो भी सर्विस प्रोवाइड कराई जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से उनके ऊपर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसके बाद सर्विस अकाउंटिंग कोड आता है, इसमें एक सैक कोड के नाम से आता है जिसको बोलते हैं सर्विस अकाउंटिंग कोड, जो हमारा एचएसएन नंबर की तरह ही होता है, ठीक है। जो हम गुड्स के लिए एचएसएन नंबर इंट्रोड्यूस करते हैं वही हम सर्विस के लिए सैक नंबर डालते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अब हमारा इम्प्लीमेंटेशन आएगा जीएसटी फॉर सर्विसेज के लिए। तो इसके लिए हम कौन सी कंपनी पे काम करने वाले हैं, वैष्णवी एंटरप्राइज ये हमारी कंपनी रहेगी, ठीक है। और ये हमारी यूपी की ही कंपनी है और इसका जीएसटी नंबर हमारा दिया गया है या नहीं, चलो जीएसटी नंबर हम अपनी तरफ से डाल देंगे। नहीं, जीएसटी नंबर यहाँ पे दिया नहीं होगा, कंपनी का है ना, कंपनी की इन्फॉर्मेशन में आता है, यहाँ डायरेक्ट एंट्री आ गई है। तो यहाँ पे क्या करो, कंपनी बना लो पहले, क्रिएट करो। 09 CIKPN कितने हो गए, 2 3 5 2 7, ठीक है। इसके बाद 1N और बना लो, 1N Z45, एंटर करो, एंटर, ठीक है, मंथली। इसके बाद इसे नो कर दो, सेव कर दो, सेव, ठीक है। तो अभी हम जो पहली एंट्री बना रहे हैं उसमें बोला गया है कि जो वैष्णवी एंटरप्राइज है वो मेंटेनेंस एंड रिपेयर की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और जो प्रोवाइड कर रहे हैं इस एंट्री में वो किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, रामकृष्ण एजेंसी को, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक बिल सेंड किया है 59,000 का, जिसमें आपका CGST और GST इंक्लूड है, ठीक है, CGST वाला। इसके बाद इसमें CGST और SGST दोनों हैं, तो यानी कि दोनों आधे आधे हो जाएंगे, 4500 और 4500 तो टैक्स है तुम्हारा। इसके बाद जो 50,000 है वो आपका टोटल अमाउंट है, टैक्सेबल अमाउंट। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसका लेजर बनाएंगे रामकृष्ण एजेंसी का, इसके बाद मेंटेनेंस का लेजर बनाएंगे इनडायरेक्ट इनकम में, ठीक है, 2 लेजर बनेंगे। इसके बाद और हमें स्टॉक वगैरह कुछ नहीं बनाना, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो सन्डी डेप्टर में बनेगा रामकृष्ण का, कंज्यूमर रहेगा तो इसलिए इसका कोई जीएसटी नंबर नहीं है। इसके बाद मेंटेनेंस एंड रिपेयर का आपको लेजर बनाना है इनडायरेक्ट इनकम में, इसके सैक नंबर हमें डालना पड़ेगा और सेल्स टैक्सेबल में बनाना पड़ेगा, ठीक है। 2 लेजर बनाओ, पहले रामकृष्ण एजेंसी का बना दो, सन्डी डेप्टर, यस, और सेम स्टेट है इसका, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमें कंज्यूमर कर देना, यस कर दो, यस करो, एंटर, सेव, सेव, हाँ। इसके बाद मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, हाँ, मेंटेनेंस एंड रिपेयर, इनडायरेक्ट इनकम, इसके बाद नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल, यस, और यहाँ से आप नेचर बताओगे, ऐसे सैक, ठीक है, सैक क्या है, 998713, और यहाँ नेचर बताओगे सेल्स टैक्सेबल, %18, ठीक। और यहाँ पर अब सर्विस सेलेक्ट होगा, ठीक है, सेव करो। तो इतना काम कर लेना है। अब इसके बाद हमें टैक्स के लेजर बनाने होंगे, एक CGST और एक SGST।
तो CGST का लेजर बना दो। ड्यूटीज एंड टैक्स, GST सेंट्रल 9%, नॉट एप्लीकेबल, सेव। इसके बाद SGST, स्टेट टैक्स 9%, सेव। ठीक है, इतना हमने काम कर दिया इसमें। अब हम एंट्री बनाएंगे। ठीक है, F8 में हमें एंट्री बनानी है। बैक कर, क्रिएट एंट्री, F8, पार्टी नेम रामकृष्ण एजेंसी। ठीक, सेव। सेल्स का लेजर क्रिएट करो। नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल, आगे बढ़ो। नहीं, गुड्स कर दो। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, कौन सी सर्विस है? अच्छा, आप देखो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम आ रहा है, मोड चेंज करना है। ठीक है, Ctrl+H, अकाउंटिंग इनवॉइस। ठीक, अब आगे बढ़ो। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर मेंटेनेंस आ जाएगा। मेंटेनेंस कितना है? 50,000। अब इस पे हमें क्या करना है, वहीं टैक्स लगाओ। आ गया 4500 SGST। ठीक है, तो ये 59,000 का बिल हमारा चला गया। सेव कर दो। तो इतना करके हमें ये एंट्री बना के पास कर देनी है। इसके बाद अब जो हमारा होगा, यहाँ पर आप भी टैक्स एनालिसिस देखा जा सकता है, ऑल्ट ए से और ऑल्ट F5 से डिटेल्ड में आप देख सकते हो। ठीक है, इसकी जो एंट्री जाएगी वो कहाँ पर जाएगी? GST R1 में। ठीक है, सेल की। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसका अमाउंट रिसीव कर लेते हैं। 2 मई को हमें इसका अमाउंट मिल रहा है, तो हमें मिल रहा है अमाउंट बाई चेक। तो हम एक बैंक का लेजर बनाएंगे HDFC का। ठीक है, और F6 में एंट्री बनाएंगे और ये अमाउंट हम रिसीव कर लेंगे। हमने यहाँ पे बिल नंबर नहीं दिया है ना, डायरेक्ट सेव कर दिया। इसको थोड़ा एंटर करके सेव करोगे ना तो आएगा बिल नंबर। न्यू लिखो यहाँ पे, सेल /RA 201। ठीक है, 1 अप्रैल में बनाइए, 30 दिन का गैप दे दो, तो 2 मई को ही पैसे देगा। ठीक है, सेव करो। सेव। अब F2 करके डेट चेंज करो और 2 मई करो। इसके बाद F6 दबाओ, रिसीप्ट। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको एज वाउचर कर दो, एज वाउचर कर दो। मोड चेंज करो, मोड Ctrl+H, डबल एंट्री करो। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले क्रेडिट बताना है। तो क्रेडिट गिवर कौन है हमारा? गिवर है रामकृष्ण एजेंसी। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, तो एडजस्ट करोगे, ये बिल आ जाएगा इसका 59,000 आ गए। ठीक है, एंड ऑफ द लिस्ट। अब डेबिट, अब ये हम रिसीव कहाँ पे कर रहे हैं? बैंक में। तो क्रिएट करोगे बैंक का लेजर, HDFC बैंक। बैंक अकाउंट। ठीक, सेव कर दो और यहाँ पर ये रिसीव होगा। सेव। इसके बाद अब हम यहाँ पे तीसरी एंट्री देखते हैं। तीसरी एंट्री में क्या हुआ कि अब हम किसी और की सर्विस ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो वैष्णवी एंटरप्राइज़ है, ये टेलीकॉम सर्विस यूज़ कर रहा है, वोडाफोन के द्वारा जो प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, इसके बाद अब इसने वोडाफोन वालों ने क्या किया है, इसको एक बिल भेजा है। ठीक है, जुलाई मंथ के लिए। तो वहाँ पे वो क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, बिल फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अच्छे, यहाँ गड़बड़ है। ठीक है, मई का है, तो मई का जो बिल भेजा है उसने 31 मई को भेज दिया है, और जो कि है 29,500 का। तो 29,500 का बिल है, जिसमें से आपका 25,000 अमाउंट है और 2250 करके आपके
CGST और SGST बनेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, एक तो टेलीकॉम सर्विस इनडायरेक्ट एक्सपेंस बनेगा। ठीक है, वोडाफोन PVT लिमिटेड सन्ड्री क्रेडिटर बनेगा, 2 लेजर बनेंगे। ठीक, तो जब हम यहाँ पे टेलीफोन एक्सपेंस का लेजर बनाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, तो हमें सैक नंबर की भी ज़रूरत पड़ेगी और परचेज टैक्सेबल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अब हमने ये परचेज़ किया है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर बनाते हैं तो ये एक प्रोवाइडर है, तो रेगुलर प्रोवाइडर है, तो इसका एक GST नंबर भी होगा। ठीक है, तो 2 लेजर बनाने हैं। सबसे पहले टेलीफोन एक्सपेंस बना लो और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहीं बना लेना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बस सिंपल परचेज़ की एंट्री बनाते हैं। F9 करो, मोड चेंज करो, Ctrl+H अकाउंटिंग मोड। ठीक है, ये आ गया। सप्लायर इनवॉइस नंबर दे दो कोई, रुक जाओ यहाँ पे देख लेते हैं क्या नंबर दिया है। PURVOD 1001 PUR/VOD/1001। ठीक है, 31 मई को आ रहा है। F2 डेट चेंज कर लो, F2 31 मई। एंटर यहाँ भी कर दो। ठीक है, इसके बाद पार्टी अब कौन है उसका लेजर बनाओ, क्रिएट। तो पार्टी है हमारी वोडाफोन प्राइवेट लिमिटेड, PVT लिमिटेड LTD। इसके बाद ये सन्ड्री क्रेडिटर में आ जाएगा। अब यहाँ पर ये सेम स्टेट है क्योंकि CGST SGST लग रहा था। इसके बाद आपको यहाँ रेगुलर करके चलना है और यहाँ पे GST नंबर देना है इसका। तो GST नंबर क्या है इसका, 09ASSDF 1234 09ASSDF 1234। ठीक है, और यहाँ पे AZF। ठीक है, तो इतना करके यहाँ भी यस कर दोगे और इसमें एंटर करके आगे बढ़ोगे। तो इतना करने के बाद इसे सेव। ठीक है, Ctrl+A। तो अब हम पर्टिकुलर्स में आ गए। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टेलीफोन एक्सपेंस कर रहे हैं। तो टेलीफोन एक्सपेंस का हमें लेजर बनाना होगा। तो यहाँ पे क्रिएट करो टेलीफोन एक्सपेंस। अब इसके थ्रू हमारा खर्चा हो रहा था, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा ये। और यहाँ नॉट एप्लीकेबल यस। यहाँ पे सैक नंबर डाला जाएगा। सैक नंबर क्या है, 998593। और यहाँ नेचर बताया जाएगा क्योंकि हम इसे परचेज कर रहे हैं, तो परचेज टैक्स होगा। ठीक, 18% यहाँ टैक्स बता दीजिए। सेव, और यहाँ सर्विस ही रहेगा, सेव कर दो। इतना कर दिया। अब हमने कितने की, 25,000 की खरीदी है। 25,000 पे अब टैक्स लगाओ, CGST आ गया 2250 और SGST 2250, 29,500 का बिल बन गया। सेव कर दो। ठीक है, तो सेव कर दिया, बिल बना गया। और अब हम इसकी शायद पेमेंट कर देंगे। ठीक है, 29,500 पेमेंट मोड बनाना है 1 जून में। ठीक है, तो पेमेंट करेंगे अब F2 1 जून में आ गया। F5 चेक पेमेंट करेंगे। तो इसमें अब हम डेबिट में कौन किसको करेंगे, वोडाफोन PVT लिमिटेड को पेमेंट कर रहे हैं। एडजस्ट करोगे, एंटर। ठीक है, तो अब किसके थ्रू करेंगे पेमेंट, HDFC बैंक। ये रहा। ठीक, 29,500 की पेमेंट सेटल कर दी हमने। इसके बाद अब यहाँ पर IGST में देख लेते हैं कुछ इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन। इंटरस्टेट के लिए हमें IGST पे वर्क करना पड़ेगा, पूरा 18% होगा। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि हमने जो है एक और सर्विस स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सर्विस स्टार्ट की है कि हमने ली है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ली है सर्विस। कौन सी सर्विस ली है, लीगल फीस सर्विस हमने ली हुई है ABC PVT लिमिटेड से। ठीक है, जो कि कहाँ की कंपनी है, गुजरात की कंपनी है, इंटरस्टेट डीलर है। ठीक है, तो इसने क्या किया है, 31 जुलाई को हमें बिल भेजा है क्योंकि हमने इससे सर्विस ली थी। तो 31 जुलाई को इसने बिल भेजा है 29,500 का।
जिसमें से 25,000 आपका टैक्सेबल अमाउंट है और 4,500 आपका IGST टैक्स है। तो इसमें 2 लेजर की ज़रूरत पड़ेगी, 3 लेजर बनाने पड़ेंगे, अभी तो 3 बनाने पड़ेंगे। एक IGST का बनाएगा, एक ABC PVT लिमिटेड का बनेगा और एक आपका लीगल फ़ी सर्विस का बनेगा। ठीक है, तो 3 लेज़र आपको बनाने हैं। तो सबसे पहले लीगल फ़ी का बना लो और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ बना लेना। तो हम परचेज़ कर रहे हैं, F9 करो, F9 और मोड चेंज कर दिया, मोड चेंज है। ठीक है, यहाँ से देख लेकर पर्टिकुलर्स। ठीक है, सप्लायर इनवॉइस नंबर हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसकी एंट्री में क्या है। PUR ABC 1001 PUR /ABC /1001। ठीक, डेट चेंज करो, F2 31 जुलाई। 31 जुलाई। यहाँ भी चेंज करो। आगे अब पार्टी कौन है वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो पार्टी कौन थी, ABC PVT लिमिटेड। सन्ड्री क्रेडिटर, इसके बाद यहाँ इसका स्टेट चेंज करना ज़रूरी है, गुजरात का है। ठीक है, अब ये रेगुलर डीलर है। अब इसका GST नंबर यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो गुजरात का 24 कितने हैं, ये फेक नंबर है, 5A 1 2 3 4 2 4 5 बार A बना दो, 1 2 3 4, इसके बाद A1Z5। ठीक है, इसको यस करके एंटर करके आगे बढ़ो। इतना करने के बाद ये आ जाएगा। अब यहाँ पर कंट्रोल ए। अब उसका लेजर बनाओ, लीगल फ़ी एक्सपेंस का। तो लीगल फ़ी एक्सपेंस का लेजर बना लो। जी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में बनेगा और यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल यस, और यहाँ सैक नंबर आपको डालना है। तो सैक नंबर क्या है इसका, कहाँ गया, सैक नंबर 998211। नेचर बता दोगे, इंटरेस्टेड परचेज हो रही है। ठीक है, क्योंकि ये इंटरेस्टेड से ख़रीदा जाएगा ना, तो इंटरेस्टेड परचेज 18% करोगे, सेव करो, सर्विसेज ही रहेगा, सेव। तो यहाँ पर आ गया, कितने की है, 25,000। इसके बाद अब इस पर कितने जीरो बन गए, टैक्स लगेगा, IGST का लेजर नहीं है हमारे पास, क्रिएट करोगे IGST और यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्स GST इंटीग्रेटेड 18%, सेव। आ गया 4500, 29,500 का बिल बन गया, सेव कर दो। ठीक है, इसके बाद अब हम एक अपनी सेल भी करेंगे ऐसी सर्विस। तो हम इसे सेल करेंगे, तो ये आ गया, ये वाला तो यही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जैसे अब हमारी कंपनी ने एक सर्विस स्टार्ट की है इंटरस्टेट लेवल पे, जो कि है कुरियर सर्विस। ठीक है, तो कुरियर सर्विस का लेज़र बनाएंगे इनडायरेक्ट इनकम में। ठीक, और हम इस किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, गणेश इंटरप्राइज को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसका एड्रेस क्या है, राजस्थान। तो इसको हमने बिल भेजा है 66,080 का, जिसमें GST इंक्लूड है, तो यानी कि 56,000 का GST होगा और आपका 10,080 का जो क्या होगा, टैक्स होगा। इसकी डेट नहीं है, तो हम 31 जुलाई में ही बना देते हैं। ठीक है, तो अब आपको F8 में जाना है, F8 में, और इसका पार्टी अकाउंट नेम क्रिएट कर लो, गणेश एंटरप्राइज, सन्ड्री डेप्टर, स्टेट राजस्थान, इसका कंज्यूमर है, क्या है, GST नंबर है इसका, कंज्यूमर है। ठीक है, कंज्यूमर कर दो, सेव करो, यस करके सेव करो। ठीक, इसके बाद अब हमें वो कुरियर सर्विस का भी बनाना पड़ेगा।
इससे हमें बेनिफिट होगा, तो ये हमारा इनडायरेक्ट इनकम होगा। ठीक, इनडायरेक्ट इनकम और नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल यस। हाँ, तो यहाँ सैक नंबर डाला जाएगा। सैक नंबर क्या है? 996812, 996812। इसके बाद इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल, यहाँ पर 18% आएगा। सेव कर दो, सर्विसेज सेव। ठीक, तो कितने की सर्विस प्रोवाइड की है हमने? 56,000 की। अब इस पे टैक्स लगेगा IGST, 10,080 आ गया, 66,080 इस पे बन गया। हाँ ठीक है, नहीं बिल एडजस्ट किया हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सेल वाउचर बना दिया और इसकी रिपोर्ट भी GST R1 में आएगी। तो अब हमें क्या करना है? पेमेंट ऑफ GST करना है। तो पेमेंट ऑफ GST हम करेंगे 1 अगस्त को। तो 1 अगस्त को पेमेंट करेंगे। F5 दबाना है, ऑटो फिल का यूज़ करना है। ठीक है, ऑटो फिल आप प्ले करोगे तो आएगा। ठीक है, चलो F5 प्रेस करो, कंट्रोल F, स्टेट पेमेंट GST रेगुलर पूरा लगा दो 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक, क्योंकि हमारी कई महीने की एंट्री है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है? पहले CGST देखो कितना है, 2250 डाल दो। ठीक है, फिर DR करो, फिर SGST कितना है, ये भी अमाउंट यहाँ से डालो और DR करो। IGST कितना है? 5580। और क्रेडिट कौन करेगा? HDFC बैंक। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे बना है इसका, तो इसे सेव करो। जैसे हम पहले करते हैं कि मतलब SGST में वो उल्टा सीधा आउटपुट, अब वो चीज़ कहाँ पता चलेगी? वो चीज़ ऐसे चली गई क्योंकि अब यहाँ पर देखो, हम जो चीज़ खरीद रहे हैं वो चीज़ नहीं बेच रहे हैं। हमारी खरीदने वाली चीज़ अलग है, बेचने वाली चीज़ अलग है, तो सबका अलग अलग पर्टिकुलर है। तो हमें यहाँ पे ना तो ये निकालना पड़ेगा कि CGST पेबल कितना है, ना हमें SGST पेबल। ये चीज़ें हमें पेबल वगैरह कब निकालने होते हैं? जब हम बेच भी वही चीज़ रहे हैं और ख़रीद के भी ला रहे हैं। तो यानी अब हम एक ही चीज़ पे 2 बार टैक्स थोड़ी ना देंगे, पूरा एक टोटल टैक्स जाएगा ना। तो जब जितना टैक्स हमने उसको दे दिया परचेज करते टाइम ही, तो अब हम वो दोबारा थोड़ी ना देंगे, तो हम उसे लेस करके तब देंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ख़रीद हम लीगल एक्सपेंस रहे, बेच हम कुरियर सर्विस रहे, तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो पूरा हमारा ख़त्म है। तो यानी यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट एंट्री नहीं बनानी पड़ेगी, यानी पेएबल वाली एंट्री हमारी यहाँ से कट रहेगी। डायरेक्ट हम पेमेंट पे आएंगे, क्योंकि ये हमारे लीगल पेमेंट है, यहाँ पे हमने कोई पेमेंट दोबारा नहीं की है। ठीक है, तो ये चीज़ हम इस वजह से वो स्टेप यहाँ पे कट कर चुके हैं। डायरेक्ट हम यहाँ पे पेमेंट पे आए हैं, और ना ही इसमें हमारा वो बना है पेएबल वाला। पर ऐसा नहीं है कि हम सर्विस वाले में नहीं बनाएंगे। अगर हमारी सर्विस मिलती है कि ख़रीद भी हम वही सर्विस रहे हैं, प्रोवाइड भी हम वही सर्विस कर रहे हैं, तो अब हम उस पर क्या करेंगे? फिर पेएबल बनाएंगे। इनपुट पे कितना लगा, आउटपुट पे कितना लगा, और माइनस कर देंगे, तब आएगा। ठीक है, तो ये इस वजह से यहाँ पे सिंपल हो गया, क्योंकि सर्विसेज हमारी चारों अलग हैं। हमने 2 बेची, वो भी अलग थी, और 2 खरीदी, वो भी अलग थी, तो कोई क्रॉस ही नहीं हुई हमारी, तो हमें माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हमें यही नहीं बताना पड़ा कि क्या इनपुट था, क्या आउटपुट था, नहीं तो हम अलग अलग लीजर भी बनाते। अगर हमने एक ही चीज़ पर 2 बार टैक्स दिया होता तो हम कहते इनपुट CGST, आउटपुट CGST, इनपुट IGST, आउटपुट IGST। तो हम इनपुट आउटपुट ध्यान रखने के लिए बनाते हैं। तो जहाँ इनपुट आउटपुट बनेंगे वहीं पे आपको ये पेएबल का करना पड़ेगा, मतलब एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? तब पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी इसमें हमारा क्योंकि वो काम नहीं हुआ, और सर्विस में तो ऐसा ही होगा, क्योंकि हम जो सर्विस लेंगे वो सर्विस बेचेंगे थोड़ी। सर्विस हम ले रहे हैं या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अलग अलग ही होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे ऐसा ही आपको देखने को भी मिलेगा, पर हो सकता है इसमें भी क्रॉस हो सकता है। ठीक है, कोई कोई होता है वो क्रॉस कर देगा। ठीक है,
तो क्रॉस होगा तभी आपको इनपुट आउटपुट का खेल खेलना है। ठीक है, तो सेव करो अब इसे। ठीक, अब इसकी रिपोर्ट्स देख लेते हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाके और जीएसटी रिपोर्ट्स देख लेते हैं। जीएसटी R1 में देखो, डेट सही करो, 1 अप्रैल से करो। ऑल्ट F2 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक करो। ठीक है, तो यहाँ देखो ये हमारी एंट्री आ चुकी है। एंट्री में देखो आपका ये वाली चीज़ कॉन्सेप्ट चल जाता है ई कॉमर्स का। तो B2C कॉमर्स है ना, हमारे दोनों कंज्यूमर थे, हमने जिनको सेल किया वो दोनों कंज्यूमर थे, तो इस वाले में हमारे दोनों वाउचर आए। ठीक है, अगर हमने किसी कंपनी को बेचा होता तो B2B आता। ये स्मॉल एक्सपेंसेस हुए तो B2C में 2 टाइप के बना रखे हैं, कि स्मॉल एक लार्ज। ठीक है, तो ये B2C और B2B ई कॉमर्स वाले हैं। ठीक, सेव करो। इसके बाद बैक GST R2 परचेज की एंट्री दिखाओ। अब इसमें देखो कोई एंट्री आ रही है, ऑल्ट F2 करो, डेट चेंज करो, 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक में हुआ है हमारा काम, 31/7। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो आ चुका है। और यहाँ पे देखो दोनों किस में है, B2B में, क्योंकि जो दोनों थे रेगुलर हमारे डीलर थे, दोनों का अपना GST नंबर था। जिसका GST नंबर होगा वो भी बिजनेस ही होगा। ठीक है, तो हमने उसके साथ दोनों ट्रांजेक्शन किए हैं, यहाँ पर उसकी डिटेल आ रही है। ठीक है, बैक करो। इसके बाद कंबाइंड डिटेल देखनी है, तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपको पहले डेट चेंज करनी है, जितने बीच का देखना है। ठीक है, इसके बाद इसको क्या करेंगे, मोड चेंज करके करेंगे। मोड में अच्छा से दिखेगा, ऑल टच नेचर वाइज। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये पूरा इसमें समझ में आएगा कि आउटवर्ड में आपने क्या किया। आउटवर्ड में सेल दोनों लोकल और इंटरस्टेट आ गई, इनवर्ड में लोकल और इंटरस्टेट। इस वाले प्रैक्टिकल में आपको ये भी पता चल गया कि दोनों चीज़ हम एक साथ करेंगे तो हमें ऐसी रिपोर्ट मिलेगी, क्योंकि हमने पहले अलग अलग करे थे ना, लोकल का अलग किया था, इंटरस्टेट का अलग किया था। तो इसमें ही लोकल और इंटरस्टेट करके ये अलग अलग बना के यहाँ पर दे देता है। ठीक है, ऐसे इनवर्ड में परचेज में भी लोकल और इंटरस्टेट बना के यहाँ पे देगा। ठीक है, बैक। इसके बाद चालान रिकन्सिलेशन देख लेते हैं। नीचे ये आ गया चालान रिकन्सिलेशन। 31 जुलाई को जो हमने पेमेंट की है वो हमारी 10,080 रुपये टैक्स की, वो यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो हमारा सारा काम हुआ है, कोई भी काम अलग नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा GST हो गया, किसके लिए, सर्विस के लिए, और GST हो आपका कंप्लीट। अब इसमें जो हमारा फाइनल अकाउंट होगा स्टार्ट, तो फाइनल अकाउंट में क्या करना है, फाइनल अकाउंट में आपको लेजर के अंडर ग्रुप पता होने चाहिए। बाकी फाइनल अकाउंट में जो कंपनी बनती है वो अकाउंट ओनली बनती है। ठीक है, ये 2 बात आएगी तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। GST में लास्ट ख़त्म। ठीक है, GST में हमने कितनी चीज़ करी, 3 चीज़ कर ली। GST में 3 टाइप के हो गए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST फॉर लोकल, फॉर इंटरस्टेट और फॉर हमारा सर्विस। ठीक है, ये छोटा पड़ गया ना एग्जाम्पल, नहीं तो इसमें भी पेबल वगैरह होता तो बड़ा पड़ता। तो अब इसमें हमें क्या करना है, जैसे हम क्या करते हैं, इसमें हमें सबसे पहले कंपनी अकाउंट ओनली ही बनेगी। ठीक है, कंपनी अकाउंट ओनली बना के अब यहाँ पर हमें ये सब लेजर दिए होते हैं। ठीक है, तो बस हमें लेज़र का अंडर ग्रुप याद रखना है, और अंडर ग्रुप याद करते हुए बस ओपनिंग बैलेंस के साथ हमें सारे लेज़र ये बनाते चलने हैं। ठीक है, तो लास्ट में हमारा जो प्रॉफिट आ जाएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे ये रिपोर्ट देखी, ऐसा ही हम रफली भी बना देते हैं। जैसे कि अगर हम पेपर वर्क करते हैं तो वहाँ पे भी हमें ऐसा ही बनाना पड़ेगा। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। ठीक है, और ये पूरा हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमें आंसर मिलता है वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस में मिलता है, नेट नहीं मिलता है। ठीक है ना, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस में मिलता है। नेट हमें कब मिलेगा, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्रिएट कर चुके हैं। अगर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होगा तो वही ग्रॉस प्रॉफिट क्या बन जाएगा, फिर नेट प्रॉफिट में आके दिखेगा। ठीक है, पर जो इसका मेन आंसर होता है ट्रेडिंग अकाउंट का वो ग्रॉस वाला होता है। ठीक है, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। अब इसमें जो हमें देखो क्या करना है, डेबिट वाली जो चीज़ें होती हैं वो हमें एक साइड रखनी है, और क्रेडिट वाली जो चीज़ें होती हैं वो एक साइड रखनी है। अब डेबिट और क्रेडिट कैसे पता चलेगा, देखो डेबिट में हमें वही रूल लगाना है जो हमने 6 रूल पढ़े हुए हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट व्हाट कम्स इन, और एक और रूल क्या था, डेबिट द
रिसीवर, ठीक है। तो 3 रूल थे ना, तो इससे हमें पता चलेगा कि कौन डेबिट में है कौन क्रेडिट में है। देखो ये दोनों एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस होता है, डेबिट साइड में है। डेबिट वॉट कम्स इन होता है ना, तो परचेज किया हुआ माल हमारे पास आता है, डेबिट में हो गया। डेबिट वॉट कम्स इन से ही ओपनिंग स्टॉक भी हमारे, यानी जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो अपना स्टॉक लगाया तो वो भी इसमें है। अब क्रेडिट वॉट गोज आउट या क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस, तो देखो हमारी इनकम हुई है, इससे सेल्स है, ठीक है, तो ये आ गया। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, ये भी हमारी इनकम है, यानी कि बचा हुआ रहेगा, अगली साल के लिए इनकम ही होगी, ठीक है, तो ये हमारा इधर रहेगा। तो हमें डेबिट और क्रेडिट उन्हीं रूल से पहचानने हैं और इनको इधर रखना। अब इसमें क्या होता है, एक रिटर्न वाला और आता है, ये रिटर्न और ये रिटर्न। तो ये रिटर्न क्या होते हैं, माइनस होते हैं, ठीक है। तो अब ये माइनस हम अपने टैली के लेजर में कैसे दिखाएंगे माइनस, तो माइनस ऐसे दिखाएंगे कि दोनों का अंडर ग्रुप क्या है, परचेज अकाउंट है, ठीक है, तो परचेज अकाउंट अंडर ग्रुप है, तो दोनों ही परचेज अकाउंट के अंडर बनेंगे। पर यहाँ पर जब हम अमाउंट डालेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट परचेज अकाउंट का जो वो होता है साइड कौन सा होता है, डेबिट होता है। तो हम डेबिट की जगह ना करके इसको क्रेडिट कर देंगे, तो वो अपने आप यहाँ पे माइनस लगा देगा, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही यहाँ पे सेल्स रिटर्न में क्या होता है, सेल्स का हमें क्रेडिट पता है क्योंकि दोनों के अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट में बनाएंगे हम। तो टैली क्या करेगा, जब आप सेल्स अकाउंट बना के जाओगे और ओपनिंग बैलेंस डाल दिया 1300, तो तुरंत वो आपको क्रेडिट देगा, तो क्रेडिट देगा। पर आपको तो रिटर्न दिखाना है ना, ये तो रिटर्न होगा तो क्रेडिट का उल्टा होगा ना, तो क्रेडिट का उल्टा होगा, आप डेबिट करोगे तुरंत माइनस लग जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कभी माइनस लगाना भूल जाते हो तो आपको उसका ऑपोजिट करना है, यानी यहाँ पे डेबिट आता है तो यहाँ पे क्रेडिट करना, यहाँ क्रेडिट आता है तो आपको डेबिट करना है। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि ऑपोजिट करना, आ तो वो अपने आप जाएगा, ठीक है। तो ये टाइप के जो होंगे वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। हम कोई सा भी अकाउंट बनाएं, यहाँ पर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टैली में अगर हम करते हैं तो हम कोई सा भी अकाउंट कोई बनाने को कह दे, चाहे P&L कह दे, चाहे ट्रेडिंग कह दे, चाहे बैलेंस शीट कह दे, हमें सारे सेम तरीके से ही बनाने हैं। पर जब हम रफली करते हैं तो तब हमें फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमें उसमें फिर छांटना पड़ता है कि ट्रेडिंग में कौन आएगा, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस में कौन आ रहा है, फिर हमें पता होना चाहिए बैलेंस शीट में कौन आ रहा है। तो ये, तो अब मैं उसके लिए बता देता हूँ। ट्रेडिंग में देखो आपके कॉमन चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपका ओपनिंग स्टॉक आ गया, क्लोजिंग स्टॉक आ गया, परचेज सेल आ गई, ठीक है। अब परचेज सेल और ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक के अलावा डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, ठीक है। एक्सपेंस कौन से वाले, डायरेक्ट वाले। डायरेक्ट मतलब आपको वहाँ पर प्रॉफिट का वेट नहीं करना, आपको तुरंत पेमेंट करनी है, तो वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंस ऐसे पहचाने जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा उसमें क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दो ही चीज़ होती हैं, खर्चे और इनकम, बस। तो जो खर्चे इनकम करने के बाद हो रहे हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट हो गया, पोस्टेज हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एक्सपेंस हो गया, ठीक है, डिस्काउंट हो गया, तो ये सारे जो हमारे खर्चे होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के डेबिट साइड में जाएंगे, तो यानी कि P&L के डेबिट साइड में कौन होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये की पॉइंट है, ठीक है, याद रखना। इन P&L का डेबिट साइड मतलब डेबिट साइड में एक्सपेंस ही होगा, तो डेबिट साइड में कौन सा एक्सपेंस होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग में आ जाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ पे आ जाते हैं, ट्रेडिंग में आ जाते हैं। तो P&L में कौन से एक्सपेंस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो जब आपसे P&L बोला जाएगा तो आपको जब छांटना पड़ेगा, तो वैसे रफली तो वैसे कहीं बनाना ही नहीं है, आपको टैली पे ही बनाना है, तो पर फिर भी अगर छांटना पड़े तो आप कैसे छांटोगे, ऐसे खर्चे देखोगे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ रहे हैं, यानी जिनका अंडर ग्रुप क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो उनको आप डालोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इसके बाद जो इनकम हो रही है यानी कि इनडायरेक्ट इनकम, वो भी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में रहेगी, ठीक है। तो डायरेक्ट का यहाँ पे कुछ भी मेथड नहीं होता, यहाँ पे सब इनडायरेक्ट वाला मेथड चलता है प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। इसके बाद अब जो ट्रेडिंग से बच गया और प्रॉफिट एंड लॉस से बच गया, वो अब आपका सब कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट। तो अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें देखो हमसे दोनों चीज़ बनाने के लिए बोली जा रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब हम इसे रफली बनाएंगे पेपर पे, तो हमें पहले छांटने पड़ेंगे कि ये ओपनिंग स्टॉक किसका है, ठीक है, परचेज किसका है, फ्रेट डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। अंडर ग्रुप पता होगा, बहुत आसानी से छटेंगे, ठीक है। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, एडवर्टाइजमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो ये नहीं आएगा ट्रेडिंग में, ठीक है। सेल्स हमारा कॉमन लेजर है, ट्रेडिंग में जाएगा, सेल्स ले रिटर्न भी कॉमन है, ठीक है। पोस्टेज हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो यानी प्रॉफिट एंड लॉस में। रिपेयर भी प्रॉफिट एंड लॉस, सैलरी भी प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेड एक्सपेंस भी प्रॉफिट एंड लॉस, और क्लोजिंग स्टॉक आपका कॉमन है तो जाएगा ट्रेडिंग में,
ठीक है। तो इस तरीके से आप छांट के क्या करोगे, क्योंकि उसमें क्या करना पड़ता है, पहले हम ट्रेडिंग सॉल्व करते हैं और फिर ट्रेडिंग से जो हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिला है उसको हम आगे ले जाके P&L बनाते हैं। तो इस वजह से हमें वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ता है अगर हम रफली वर्क करते हैं। और टैली में इसी वजह से इस चीज़ को दे दिया गया है ताकि हमें ये सब ना सोचना पड़े, बस हमें अंडर ग्रुप पता हो, अमाउंट पता हो, अपने आप डालो। ये देखो इसने अपने आप छांट दिया, ठीक है। देखो यहाँ तक का आंसर आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया, इसके नीचे इसने P&L स्टार्ट किया, P&L यहाँ से स्टार्ट हुआ, उसका आंसर क्या है, नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो P&L का जो आंसर होगा वो नेट में आएगा और जो ग्रॉस में आंसर होगा वो ट्रेडिंग का आएगा, ठीक है। इस तरीके से अपने आप इसने छांट छूट के बना दी, ठीक। और बैलेंस शीट में आपके कुछ लेजर मेन आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि कैपिटल आपका बैलेंस शीट में रहता है, ठीक है। कैपिटल बैलेंस शीट में, अब देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये बैलेंस शीट के लिए। तो बैलेंस शीट में आपको जब भी कभी बैलेंस शीट बनाने को दी जाएगी तो तीनों टाइप के लेजर मिलेंगे, ट्रेडिंग भी मिलेगा उसमें, P&L भी मिलेगा, बैलेंस शीट भी, क्योंकि बैलेंस शीट लास्ट स्टेप होता है तो उससे पहले सारे काम हो जाते हैं, ठीक है। तो उससे पहले सारे काम होंगे, तो जब बैलेंस शीट होगी तो इसीलिए बैलेंस शीट बनाने में टाइम भी लगता था पहले, क्योंकि रफली बनाते थे, उसमें सारा मिक्स रहता था, ट्रेडिंग भी बनाओ, P&L भी बनाओ, तब बैलेंस शीट बनेगी, ठीक है। तो उसमें पहले छांटो कौन किसका है, ठीक है। तो हमारा देखो ओपनिंग स्टॉक किसका है, ट्रेडिंग का है, परचेज ट्रेडिंग का है, परचेज रिटर्न ट्रेडिंग का है, कैरीज डायरेक्ट एक्सपेंस है ट्रेडिंग, ये भी ट्रेडिंग में जाएगा, ये सेल्स भी ट्रेडिंग में रहेगा, सेल्स रिटर्न भी ट्रेडिंग में, डिस्काउंट आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। देखो अब डिस्काउंट पे दो चीज़ होती हैं, डिस्काउंट अलाउ लिखा हो तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, मैंने दोनों के लिए लिखवाया, और डिस्काउंट रिसीव लिखा हो तो इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। तो और जब केवल डिस्काउंट लिखा हो तो आप अलाउ मानेंगे, केवल डिस्काउंट लिखा हो तो अलाउ मानेंगे, रिसीव नहीं मानेंगे, ठीक है। तो अलाउ मान के आप इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे, ठीक है। इसी तरीके से इंश्योरेंस आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, इंटरेस्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, रिपेयर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कमीशन रिसीव लिखा है, देखो रिसीव वाले केस में एकदम पर्टिकुलर रिसीव लिखा रहेगा, तो ये इनडायरेक्ट इनकम होगा, ठीक। आप देखो यहाँ कैपिटल आया, कैपिटल बैलेंस शीट का लेजर होता है, ठीक है। लोन्स आपका बैलेंस शीट का होता है। अब बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें चलती है, बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं चलता, बैलेंस शीट में चलता है लायबिलिटी और असेट्स। लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटी एसेट्स से संपत्ति की लायबिलिटी कर्तव्य। हाँ ठीक है, लायबिलिटी जो हमें किसी को देने हैं, तो बस इसी रेस्पेक्ट में सोचते जाना है, ठीक है। तो हमें कैपिटल को सोचना है, कैपिटल क्या है, हमारा असेट्स है, हमने अपने बिजनेस में लगाया था, ठीक है, असेट साइड में आएगा। लोन लायबिलिटी है, हमने किसी से लोन ले रखा, अब उसको देना है। सन्ड्री क्रेडिटर भी लायबिलिटी है, उधार लेने वाला है ना ये हमसे, मतलब पैसे लेने वाला है, तो अब ये पैसे लेगा तो यानी अब ये इसको हमें पैसे देना लायबिलिटी बनता है ना। और ये फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है, ये हमारे एसेट्स हैं ही। इसके बाद सन्ड्री डेप्टर भी हमारा एसेट्स है, हम इससे जब चाहें तब पैसे ले लें, ठीक है। कैश इन हैंड हमारा क्या है, ये भी एसेट्स है, ठीक है। बैंक अकाउंट हमारा एसेट्स है। क्लोजिंग स्टॉक, अब देखो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक में दो बात ध्यान रखनी है, क्लोजिंग स्टॉक सारे नियम तोड़ता है, ठीक है, ये कोई भी नियम नहीं मानेगा। अब देखो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ नियम तोड़ेगा, ये ट्रेडिंग में भी आ जाता है और ये बैलेंस शीट में भी आता है, ठीक है, दो जगह आएगा, एक नियम तो यहाँ टूट गया, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज़ क्या होती है, जब हम इसे बना रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम कहाँ लिख रहे हैं, क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं, पर जब हम लेजर बनाएंगे ना टैली के अंदर, तो वहाँ पे इसको डेबिट साइड में डालना, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसने नियम तोड़ा, क्योंकि ये नियम इस तरीके से तोड़ा इसने कि यहाँ पर हम सभी चीज़ों को किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ओपनिंग के रेस्पेक्ट में। सबका हम क्या डालते हैं, ओपनिंग बैलेंस डालते हैं ना। तो जो चीज़ ओपनिंग बैलेंस में डेबिट होगी वो क्लोजिंग बैलेंस में क्रेडिट ही तो होगी, ऑपोजिट चलेगा ना। तो ओपनिंग बैलेंस डालने, अब पर यहाँ पे हम क्या डालते हैं, क्लोजिंग बैलेंस डालते हैं। तो यहाँ जब हम क्लोजिंग बैलेंस डालते हैं तो भले ही ये क्रेडिट में आता, पर क्लोजिंग के रेस्पेक्ट में यानी हमने उधर वाली चीज़ ऑपोजिट कर दी ना, तो अब हमें इसे भी ऑपोजिट करना पड़ेगा, तो यानी अब इसे हम डेबिट में डालेंगे। तो ये इसके पीछे का लॉजिक होता है, ठीक है, क्योंकि हम सबका यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डाल रहे हैं, तो ओपनिंग बैलेंस के रेस्पेक्ट में ये सब सही है। और ओपनिंग बैलेंस अगर हम इसका भी बनाते अगर लेजर कभी बाई चांस, और उसका हमें ओपनिंग बैलेंस डालना पड़ता, तो हम क्या डालते हैं यहाँ पे, क्रेडिट ही डालते हैं। पर यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस पूछता ही नहीं है,
यहाँ क्लोजिंग बैलेंस पूछेगा, तो क्लोजिंग बैलेंस पूछेगा तो उसका ऑपोजिट डालना पड़ेगा और डेबिट आए। ठीक है, तो ये यहाँ पे रीज़न होता है, और यहाँ पे इस रीज़न को एक्सप्लेन किया नहीं है अभी तक किसी ने। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। अब देखो यहाँ पे भी मिला है, ये कहाँ गया। ठीक है, तो यहाँ देख लो अब कौन कौन से हैं। देखो मैंने कैपिट यहाँ पे लाइबिलिटी होती है, ये रही लाइबिलिटी। ठीक है, और ये रहा असेट्स। असेट्स में फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट, दो टाइप के असेट्स पढ़े थे हमने, दो टाइप की लाइबिलिटी पढ़ी थी, करंट लाइबिलिटी, फिक्स्ड लाइबिलिटी। बस फिक्स्ड मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी मतलब तुरंत देना है। इसके बाद असेट्स मतलब लॉन्ग टर्म असेट्स, और करंट मतलब तुरंत चेंज होते रहते हैं वो। ठीक है, तो इसके दो अंडर ग्रुप। तो यानी इसके लिए अकाउंटिंग फंडामेंटल को ही आपको प्रिपेयर रखना है, और उससे आपका ये होता जाएगा प्रैक्टिकल। इसमें कोई आपकी नई बात नहीं, यानी यहाँ पे बस ओनली लेजर प्रैक्टिस है, लेजर बनाए जाएंगे, बस काम खत्म। ठीक है, अब इसे आप जितने दिन में बनाओगे उतने दिन में ये कंप्लीट होगा। 7 क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इसमें बस क्वेश्चन ही रहेंगे क्योंकि संडे सॉल्व को वगैरह टेस्ट नहीं है।